बीए पार्ट थर्ड के सभी परीक्षार्थियों को सह आचार्य हिंदी रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड प्रश्न पत्र में इकाई 4 से संबंधित देवनागरी लिपि के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में निबंध एवं भाषा ये दो महत्वपूर्ण साहित्य की अध्याय लगे हुए हैं। इसमें हम देवनागरी लिपि पर चर्चा करने से पहले संक्षेप में लिपि से संबंधित जानकारी बहुत आवश्यक है। देखिए, लिपि विज्ञान के जो बहुत अधिकारी विद्वान हैं, श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने भारत में लिपि विज्ञान की प्राचीनता को बहुत महत्वपूर्ण रूप से शोध करते हुए रेखांकित किया है। उन्होंने इस विषय पर गहरे शोध करने का जो प्रमुख कारण उनका रहा है वह यह कि जो मान्यता विदेशी विद्वानों के द्वारा स्थापित की गई थी कि भारत में ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी से पूर्व लिपि का प्रचलन ही नहीं था, इस बात को वे सिरे से खारिज करते हैं और इस संबंध में वे अनेक अपने तर्क रखते हैं। मैं कुछ प्रमुख विदेशी विद्वानों के आपको नाम बता रहा हूं जिन्होंने इस मत को प्रतिपादित किया था कि भारत में ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी से पहले लेखन कला थी ही नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि भारत में कोई भी लिपि विद्यमान नहीं थी। ऐसा कहने वालों में मैक्स मूलर, डॉक्टर बुलर, बर्नेल आदि विद्वान हैं। किंतु ओझा जी एवं डॉक्टर राजबल्ली पांडे ने इन सभी मतों का खंडन एक एक करके किया था। मैं कुछ प्रमुख उदाहरणों से, उनके द्वारा दिए गए प्रमुख उदाहरणों से यह सिद्ध करना चाहेंगे कि भारत में लिपि का विकास ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी से पूर्व था। सबसे पहली बात तो कि प्रसिद्ध जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, जिसने जो भारत से लगभग 650 पुस्तकें 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, उसका समय ही ईसा से 630 से 644 ईस्वी पूर्व है। दूसरा, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी स्पष्ट लिखा है कि भारत में लोग जन्म पत्रियां बनाते थे, और मेगास्थनीज का जो समय है वह ईसा की 4वीं सदी से पूर्व है, ईसा पूर्व की 4वीं सदी से। सिकंदर के नौसेनापति नियार्क्स ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में रुई के कपड़े या कागज पर अक्षरों का लिंग अंकन होता है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय वाग्मय में वैदिक साहित्य इतना विशाल और सुदृढ़ है कि बिना लिपि के वह सुरक्षित रह ही नहीं सकता था। इसलिए इन विद्वानों का यह कथन बिल्कुल युक्त जान नहीं पड़ता है कि भारत में ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी से पूर्व लिपि नहीं थी, क्योंकि वेदों में ही लेखन कला के हमें प्रमाण मिल जाते हैं। चाहे हम ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 53वें सूक्त की जो 7वीं ऋचा है उसको देखें तो उसमें आरिख शब्द मिलता है। इसका अर्थ ही विद्वानों ने आलेख और लिपि के रूप में लिया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी 71वें सूक्त की 4थी रचना में दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार की वाणी का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में क्षुरो भज्र छंद पद मिलता है। वेदों में ज्योतिष संबंध भी अनेक सूक्त मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण 33:4 और 1/5 में छंदों के अक्षरों का विश्लेषण किया गया है। रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथों को देखें तो स्पष्ट उसमें हमें लिपि का बोध हो जाता है। अतः विदेशी विद्वान
विद्वानों का यह तर्क बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है कि भारत में ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी से पूर्व लिपि या लेखन कला विकसित ही नहीं हुई थी। अब यदि हम प्राचीन लिपि की चर्चा करें तो प्राचीन शिलालेख जो सिक्के हैं, जो बर्तन आदि हैं, उन पर हमें अंकित अनेक लेख मिलते हैं और उसके आधार पर भारत में विद्वानों ने 3 लिपियों को माना है। इन 3 लिपियों में पहली सिंधु घाटी की लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। आपके कोर्स में देवनागरी लिपि का परिचय, उसके गुण, उसके दोष आदि बताए गए हैं। यह परिचय आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि संभवतः लिपि का विकास या लिपि का सामान्य परिचय भारत में किस तरह से हुआ, यह टॉपिक भी कई बार प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान की गई है। हम सिंधु घाटी, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। वे आपके टिप्पणी में कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, जिसका हम बाद में कभी आपको मैं इस बारे में अलग से व्याख्यान में इसकी चर्चा करूंगा और इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको मैं बताऊंगा। आपके प्रश्न पत्र में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहले हम आज उसी को ले रहे हैं, वह है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में बहुत विवाद पाया जाता है। कई अलग अलग विद्वानों के इस संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ पहले मत के अनुसार गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से यह प्रयोग में लाई जाती थी, इसलिए यह नागरी कहलाई। दूसरे मत के अनुसार नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसे नागरी नाम दिया गया, किंतु इसका प्राचीन नाम ब्राह्मी ही था और ब्राह्मी से विकसित होकर यह नागरी कहलाने लगी। यह नगरों में अधिक प्रयुक्त होती थी, अतः नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसे नागरी कहा गया। दूसरा मत जो था उसके अनुसार कि नगरों में प्रसिद्ध होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। तीसरे मत के अनुसार ललित विस्तार ग्रंथ में उल्लेखित नाग लिपि ही नागरी है, अतः नाग से ही नागर शब्द का संबंध उन्होंने जोड़ा है। चौथे मत के अनुसार तांत्रिक चिन्ह देवनागर से समानता के कारण इसे देवनागरी और फिर नागरी कहा गया था। पांचवें मत के जो विद्वान हैं, उनके अनुसार काशी, जो आज वाराणसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, को देवनगर कहा जाता था और काशी विद्या का केंद्र था और उसका सबसे अधिक प्रचार वहीं हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। अन्य छठे मत के अनुसार जो अन्य विद्वान मानते हैं, उनके अनुसार पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव कहकर पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। जो अन्य विद्वान है, जिसको हम छठे मत के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उनके अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। 2 अन्य शैलियां द्रविड़ तथा बेसर थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों के कारण इसे नागरी कहा गया। यदि हम सभी मतों की समीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इस संबंध में किसी एक निर्णय पर पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन माना जा सकता है। सामान्य रूप से जो 2-3 मत बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं, उनमें जिसका जिक्र मैंने आपको किया था कि यह नगर में विकसित होने के कारण से नागरी कहलाई। दूसरा कि यह विशेष रूप से काशी, पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि में प्रचलित थी, इस कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। ये मत अधिक प्रचलित नज़र आते हैं आज के संदर्भ में। लेकिन निर्विवाद रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि इसका संबंध वेद से रहा है और ब्राह्मी लिपि से इसका सीधा संबंध रहा है। अतः वेद अर्थात वेद पूरी तरीके से देववाणी से संबंध थे, अतः देववाणी से संबंध होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। यह मत सर्वाधिक ठीक दिखलाई पड़ता है हमारे दृष्टिकोण से।
इस देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में चर्चा करें हम। देवनागरी लिपि का विकास ईसा की 7वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेशों ने भी इस लिपि का प्रचार किया था और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के राजा ध्रुवराज ने भी राज्यादेश में इसी लिपि का प्रयोग किया। विजयनगर और कोंकण के राज्यों में भी देवनागरी लिपि ही व्यवहार में लाई जाती थी। इसी आधार पर कुछ विद्वानों की यह धारणा भी बनती है कि देवनागरी का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था एवं उसके बाद यह उत्तर भारत में प्रचलित हुई। ईसा की 8वीं सदी से 18वीं सदी तक मेवाड़ के गोहवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, राठौड़, कलचुरी नरेश, कन्नौज के गहड़वाल, मन्नौज के हयवंशी, गुजरात के सोलंकी राजा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते थे और इन सभी राजाओं के द्वारा जो राज्यादेश निकाले जाते थे उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रचलन या उसका प्रयोग दिखाई देता है। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि अनेक राज्यों में जो शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि मिलते हैं उनमें से अधिकांश वे देवनागरी लिपि में ही मिलते हैं और आज भी यह लिपि समस्त हिंदी प्रदेश और या हम ये कहें कि भारत के अन्य अधिकांश प्रांतों में यही प्रयुक्त की जाती है। हिंदी और हिंदी की सभी बोलियां, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती थी। महाराष्ट्र में इस लिपि का एक अलग नाम था, वह नाम बालबोध नाम से मिलता है क्योंकि बालबोध के कुछ वर्ण जैसे अ, ल, र व्यापक रूप से देवनागरी लिपि में अपनाए जा चुके थे। अब इस लिपि का विकास किस तरह से धीरे धीरे हुआ था इस पर हम देखें। आरंभ में इस लिपि के वर्णों में शिरोरेख नहीं मिलती थी और सवर्णों के सिर 2 भागों में विभक्त थे। 10वीं सदी में प्रयुक्त लिपि के कई वर्ण आधुनिक वर्णों से भिन्न भी दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास किया गया इस लिपि को और 14वीं शताब्दी में हम देखें तो इस लिपि के वर्णों का रूप काफ़ी हद तक स्थिर भी हो गया था जो हमें आज भी उपलब्ध होते हैं। देवनागरी लिपि की अन्य जो महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने महत्वपूर्ण शोध में स्पष्ट किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी नागरी लिपि के इस लगभग 1000 वर्षों के जीवन काल को यों तो प्राय सभी अक्षरों के स्वरूप में वे न्यूनाधिक रूप में परिवर्तन मानते हैं, किंतु इन परिवर्तनों के अतिरिक्त वे कुछ उल्लेखनीय बातें भी नागरी लिपि में अन्य अलग से बताते हैं। इस लिपि में धीरे धीरे फारसी लिपि का प्रभाव भी पड़ता गया और नागरी में जो वर्तमान समय में आज तक हम नुक्ते या बिंदु का प्रयोग जैसे किसी अक्षर के नीचे हम देखते हैं वह प्रयोग फारसी लिपि के प्रभाव के कारण ही दिखाई देता है। देवनागरी लिपि में जो जिह्वा मूल्य ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह होते हैं वे दिखाई नहीं देते थे। यह जो मैंने नुक्ते की बात की है यह फारसी ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी लगाने की प्रथा आरंभ एक प्रकार से हुई थी। जैसे ख, ग, ज, जैसे हम जहाज लिखते हैं, जालिम लिखते हैं तो नीचे बिंदी लगाते हैं हम, तो उसका यह प्रभाव फारसी के कारण ही आया था। मराठी लिपि के प्रभाव से भी कुछ नए चिन्ह अपनाए गए थे। बंगला लिपि के प्रभाव से भी देवनागरी लिपि के अधिकांश जो वर्ण थे वे चौकोर रूप को छोड़कर गोलाकार हो गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बंगला लिपि का जो प्रभाव देवनागरी पर पड़ा उससे इस लिपि में जो एक चौकोर रूप चल रहा था इसका वह हट सा गया और वह बहुत कुछ गोलाकार हो गया था। इस लिपि पर गुजराती वर्णों में जैसे शिरो रेखा नहीं मिलती है उसके प्रभाव से बहुत से हिंदी लेखकों ने भी देवनागरी लिपि को बिना शिरोरेख के लिखना आरंभ कर दिया था। अब अंत में यदि हम देखें तो अंग्रेजी का जो प्रभाव पहले मैंने आपको इसमें
मराठी, बंगला, गुजराती आदि के प्रभाव बताए। अब मैं थोड़ा इस पर अंग्रेजी का जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करना चाहूँगा। अंग्रेजी के प्रभाव से देवनागरी लिपि में अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवादी बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्धरण, संयोजक चिन्ह यानी विराम चिन्ह आदि जितने भी चिन्ह यह जो दिखाई देते हैं, चाहे वह पूर्ण विराम का हो या कोई अन्य चिन्ह, वे प्रयोग अंग्रेजी के प्रभाव से बहुत कुछ माने जा सकते हैं, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। अंग्रेजी ध्वनियों के समावेश के लिए कुछ नए चिन्ह भी हमारे यहाँ आए थे। देखिए, जैसे आप लिखते हो कि कॉलेज, तो आप ऊपर क्या करते हो, इसके एक बिना चंद्र बिंदु के किया जाता है आपके द्वारा लिखते वक्त प्रयोग। यह जो अंग्रेजी शब्द हैं जिसमें कॉलेज, डॉक्टर आदि हैं, उसमें हम ओ का जो उच्चारण जब हम करते हैं, तब अंग्रेजी शब्दों में जब कभी भी ओ का उच्चारण जब हम करते हैं तो इस तरह के हम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप कॉलेज बोलो, डॉक्टर बोलो, तो हम ओ की मात्रा न लगाते हैं, वह एक प्रकार से बिना बिंदु के, बिना चंद्र बिंदु के जो आप प्रयोग में लाते हैं चिन्ह का, वह चिन्ह प्रयोग में अंग्रेजी शब्दों में ही अधिकांशतः आप देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देवनागरी लिपि का जो विकास है वह धीरे धीरे होता गया। इसका संबंध सीधे रूप में ब्राह्मी लिपि से भी कई विद्वान इसको स्वीकार करते हैं, और बहुत कुछ मात्रा में परिवर्तन और इसका विकास धीरे धीरे दिखाई देता है हमें। कुल मिलाकर देवनागरी लिपि के उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण बहुत सारे ऐसे जो चिन्ह या जो वर्तनी आदि है वह उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, चाहे वह चंद्रबिंदु के रूप में हो, चाहे वह ह्रस्व के रूप में हो। तो नागरी लिपि अपने न्यूनाधिक रूप से परिवर्तन और विकास के कारण धीरे धीरे हमारे सामने आज विकसित रूप में नज़र आने लगी है। धन्यवाद।